नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार रिव्यू में। आज बात करते हैं अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की लॉन्ग अवेटेड रियूनियन की, भूत बंगला। 14 साल बाद अक्षय और प्रियदर्शन साथ आए हैं। लास्ट टाइम खट्टा मीठा था 2010 में। इसमें परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू, वमीका गाबी, मिथिला पालकर और असरानी जैसे सॉलिड कास्ट है। हॉरर प्लस कॉमेडी का कॉम्बिनेशन, हॉन्टेड पैलेस, फैमिली वेडिंग और डेमोनिक एंटिटी, लगता है फुल ऑन मसालेदार एंटरटेनर। क्या ये भूल भुलैया जैसा ब्लॉकबस्टर बनेगा या सिर्फ नॉस्टैल्जिया का डोज देके डिसअपॉइंट करेगा? आज की रिव्यू में प्लॉट, परफॉर्मेंसेस, कॉमेडी, स्कोर्स, वीएफएक्स, क्लाइमैक्स तक सब कवर होगा। नो स्पॉयलर्स इन द बिगिनिंग, बट लेटर सेक्शन में वार्निंग पक्की। लाइक कर दो अभी से अगर हॉरर कॉमेडी पसंद है, और चैनल सब्सक्राइब कर लो बेल आइकॉन के साथ। चलो शुरू करते हैं। स्टोरी बेसिक ये है, स्पॉइलर फ्री। अक्षय कुमार का कैरेक्टर अर्जुन आचार्य लंदन से इंडिया आता है। उसने एक पुराना पैलेस इनहेरिट किया है मंगलपुर में। सिस्टर की वेडिंग वहीं प्लान करता है, लेकिन लोकल्स वार्न करते हैं ये भूत बंगला है, सुपरनैचुरल इवेंट्स होते हैं, डिमोनिक एंटिटी का राज है पास्ट में। फैमिली ड्रामा, केओस, लाफ्स और चिल्स शुरू हो जाते हैं। ये ओरिजिनली भूल भुलैया का सीक्वल बनने वाला था, लेकिन प्रियदर्शन ने नई स्टोरी बना दी। इंटरेस्टिंग ट्रिविया ये भी है कि मिथिला पालकर को रोल कल्याणी प्रियदर्शन के रिकमेंडेशन पे मिला था। It really is. की शुरुआत अक्षय कुमार की एक पेड़ से शादी से होती है। प्रतीकात्मक रूप से नहीं, नहीं किसी गहरे अर्थ वाले अर्थ में, बस एक पेड़ से, लंदन में। जबकि उनका परिवार उनके आसपास खड़ा है, मानो उन्हें 3 अलग अलग समय काल से लाया गया हो। मिथिला पालकर उनकी बहन है, लेकिन उनकी आधी उम्र की दिखती हैं, और जिस्सू सेन गुप्ता उनके पिता हैं, लेकिन उनसे छोटे दिखते हैं। और हर कोई बेहद गंभीर है। यही पहला संकेत है। जब कोई फिल्म इतनी बेतुकी बातों पर अड़ी हो, तो या तो आप हार मान लेते हैं, या धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगते हैं। कहीं ना कहीं एक कहानी छिपी है। शोर शराबे के बीच तकनीकी रूप से कथानक भी है। अर्जुन अपने पुश्तैनी महल पर दावा करने और अपनी बहन मीरा की शादी कराने के लिए मंगलपुर आता है। आम कहानी। लेकिन महल प्रेतवाधित, शापेत शापेत सब कुछ है। फिर आता है वधूसुर, वो राक्षस जो शादी की रात के बाद दुल्हनों को मारकर अपना पेट भरता है। 13 दुल्हनी, परम शक्ति। और अंदाजा लगाइए कि 13वीं दुल्हन कौन बनने वाली है? जाहिर है मीरा। आपको लगेगा कि इसी दमदार हॉरर कॉमेडी की नींव रखी जा सकती है। लोक कथाएं, तनाव, पारिवारिक दांवपेच, एक मंडराता अलौकिक खतरा। लेकिन नहीं, फिल्म अपनी कहानी को पृष्ठभूमि की सजावट की तरह इस्तेमाल करती है। घटनाएं होती हैं, लोग चिल्लाते हैं, दृश्य अचानक कट जाते हैं, और आप वहां बैठकर उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं जो जुड़ना ही नहीं। Let's talk about the comedy, because this film really wants you to. Priyadarshan, जो once gave us Bhool Bhulaiya, seems to have opened his old script folder, picked out the most overused lines and said, "Let's go again." And they keep coming. टाइम क्या हुआ? टाइम बहुत खराब चल रहा है। मंदिर का घंटा हूँ, बाप को मत सिखा। बहन डर गई, बहन डर गई। इसे महल क्यों बोलती हो, खंडर घोषित क्यों नहीं कर देती? आप उन्हें एक बार सुनते हैं, आह भरते हैं। आप उन्हें दोबारा सुनते हैं, घूरते हैं। तीसरी बार तक आप मानसिक रूप से अलग हो जाते हैं। ये पुरानी यादें नहीं है, ये बिना मेहनत की पुरानी चीजों का पुनर्चक्रण है। यहाँ का हास्य जोरदार, बेताब और बेहद पुराना है। लोग एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, गिर रहे हैं, ऐसी चीख चीख कर मजाक कर रहे हैं जैसी सबसे ज्यादा थकाने की प्रतियोगिता में हो। इसमें बेतरतीब दोहरे अर्थ वाली चुटकुले, मूली के पराठे, आंखों से बिरयानी बना रहा है, जोड़ दी तो आपको एहसास होता है कि फिल्म चालाक बनने की कोशिश भी नहीं कर रही है। एक भी चुटकुला असरदार नहीं है, एक भी नहीं। और ये अपने आप में एक दुखद तरीके से लगभग प्रभावशाली है। 3 घंटे लंबी है। जरा सोचिए, 3 घंटे तक लोग बातें करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, अतिरंजित प्रतिक्रिया, बेमतलब की बातें समझाना। पहले आधे हिस्से में ऐसा लगता है जैसे आप किसी कमरे में फंसे हो, जहां सब एक साथ बोल रहे हो और किसी की भी बात समझ में ना आ रही हो। दृश्य अंतहीन रूप से खिंचते हैं, चुटकुले बेवजह घिसे पिटे लगते हैं, और बेतरतीब ढंग से कुछ भी हो जाता है। कोई आता है, नाटकीय ढंग से प्लेट गिरा देता है, क्योंकि जाहिर है इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। सब ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं जैसे कोई क्रांतिकारी जानकारी मिली हो, और फिर हम ऐसे आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप फिल्म के स्थिर होने का, लय पकड़ने का, कोई बात कहने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंटरवल की बात कहीं जाकर भूत बंगला को अचानक याद आता है कि उसे कहानी सुनानी है। हमें बैक स्टोरी मिलती है, लोक कथाएं, अतीत की एक झलक। अक्षय कुमार माधव के रूप में डबल रोल में नजर आते हैं। विग और मूछी इतनी अजीब हैं कि उन पर एक अलग हॉरर फिल्म बन सकती है। तब्बू एक दुखद किरदार में दिखाई देती हैं, और एक शास्त्रीय नृत्य भी करती हैं, जो भूल भुलैया में देखी गई नृत्य का एक उलझा हुआ रूप लगता है। और एक संक्षिप्त क्षणिक पल के लिए आपको लगता है ठीक है, कुछ तो हो रहा है। दूसरा भाग वास्तव में अधिक सुगम है। कम से कम एक कहानी तो है, भले ही वो अनुमानतः अनुमानित और सपाट हो। कई परतें हैं, भले ही वो बहुत देर से सामने आती हों, लेकिन भय अभी भी फीका है, सस्पेंस गायब है, भावनात्मक प्रभाव नाम मात्र का।
जब तक अर्जुन द्वारा राक्षस से वीरतापूर्वक लड़ते हुए चरमोत्कर्ष आता है, तब तक आप कहानी में कम रुचि रखते हैं और इसके समाप्त होने पर राहत महसूस करते हैं। यहीं पर बात वाकई हैरान करने वाली हो जाती है। अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू जैसे कलाकार हैं जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाल सकते हैं, और यहाँ भी खोई हुई से लगते हैं। अक्षय कुमार पहले आधे हिस्से में ज्यादातर चिल्लाते रहते हैं, लगातार आक्रामक ढंग से। आप सोचने लगते हैं कि क्या अर्जुन ठीक है, क्योंकि वो हर समय इतना गुस्से में क्यों रहता है? क्या उसे पीएमएस हो रहा है? ये तीव्रता नहीं है, बस शोर है। राजपाल यादव कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाद में मायने रखेगा ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनका गाना बस अधूरा सा बीत जाता है। वामिका गब्बी आती हैं, चली जाती हैं और किसी तरह अक्षय के साथ एक पूरा रोमांस सीन कर लेती हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। वे मिलती हैं, प्यार में पड़ती हैं, प्रपोज करती हैं और जंगल में ऐसी नाचती हैं जैसे एक दूसरे को जन्मों से जानती हो, और ये सब 5 दिनों में ही हो जाता है। ये जल्दबाजी में बेतरतीब और बिल्कुल अनावश्यक है। और तब्बू, वो बस आती हैं, थोड़ी सी शालीनता लाती हैं, अभिनय करती हैं और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उन्होंने ये फिल्म साइन क्यों की। जब आपको लगता है कि फिल्म अपनी सारी गलतियां कर चुकी है, तभी नई गलतियां सामने आ जाती हैं। अक्षय और मिथिला पालकर के बीच भाई बहन का रिश्ता कभी भी पूरी तरह से जम नहीं पाता। ये भावनात्मक रूप से खोखला है, बेढंगा लिखा गया है और उम्र के स्पष्ट अंतर के कारण ये फिल्म के मुख्य संदेश को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता। आपको बताया जाता है कि मीरा के निशाने पर होने से आपको चिंता होनी चाहिए, लेकिन फिल्म उस चिंता को पैदा नहीं करती, बल्कि मान लेती है। फिर भूल भुलैया की विरासत के बारे में सोचने पर एक अजीब सा एहसास रह जाता है। कार्तिक आर्यन की नई फिल्मों में उस भूमिका को निभाने की इतनी चर्चा के बावजूद आप लगभग उस बहस पर फिर से विचार करने लगते हैं। कम से कम उन फिल्मों को पता था कि वे क्या कहना चाहती थी। यहाँ आप एक ऐसे संस्करण को देखने के लिए मजबूर हैं जिसमें मूल फिल्म का चेहरा तो है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। यहाँ तक कि भाव भंगिमा के मामले में भी फिल्म बार बार लड़खड़ाती रहती है। एक पल तो ये बचकानी, हद से ज्यादा असहज चुटकुली सुनाता है, अगले ही पल इसमें सिर कलम करने जैसी भयावह दृश्य शामिल हो जाते हैं, और फिर अचानक आपसी लोक कथाओं और त्रासदी में भावनात्मक रूप से जोड़ने की उम्मीद की जाती है। ये मेल नहीं खाता, बल्कि बेमेल है। शीश। और इस सारी अफरा तफरी के बीच कहीं ना कहीं आपको एहसास होता है, और इस सारी उथल पुथल के बीच आपको सबसे बड़ी कमी का एहसास होता है। इस फिल्म में सब कुछ था, एक मजबूत कास्ट, एक जाना पहचाना, एक खास शैली, एक मंझा हुआ निर्देशक, और फिर भी ये पूरी तरह से खोखला महसूस हुआ। यही बात चुभती है, क्योंकि प्रियदर्शन इस शैली को बखूबी जानते हैं। उन्होंने पहले भी इस शैली में फिल्में बनाई हैं और भूल भुलैया में तो कमाल ही कर दिया था। लेकिन भूत बंगला उस सफलता की एक सुस्त नकल सी लगती है। वही ढांचा, वही भूतिया हवेली, हॉरर और कॉमेडी का वही मिश्रण, बस उससे भी बदतर हर तरह से। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भूल भुलैया की सारी फिल्में एक साथ मिला दी, उनमें से जो भी चीजें उन्हें सफल बनाती थी उन्हें हटा दिया और बचे हुए हिस्से को खींचकर 3 घंटे की फिल्म बना दी। इसमें अनावश्यक ग्राफिक दृश्य, पुराने जमाने की चुटकुले और अनगिनत संदर्भ जोड़ दें तो नतीजा कुछ ऐसा निकलता है जो समय में अटका हुआ सा लगता है, और अच्छी तरीके से नहीं। अंतिम परिणाम एक ऐसी आपदा जिसे आप भुला नहीं सकते। शीश। भूत बंगला के अंत तक आप नहीं है। भूत बंगला के अंत तक आप न तो डरी हुई होती हैं, न ही मनोरंजन करती हैं। आप बस थकी हुई होती हैं। पहला भाग अस्त व्यस्त, विचित्र और लगभग असहनीय है। दूसरा भाग स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन बस थोड़ा बहुत देखने लायक ही बन पाता है। फिल्म हर तरह से बिखरी हुई है, भाव, कहानी और भावनात्मक पहलू। इसमें न तो कोई दमदार हॉरर है, न ही कोई कारगर कॉमेडी। कहानी भी नाम मात्र की है, और फिर भी ये चलती रहती है, चलती ही रहती है। अगर प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की वापसी ऐसी ही होती है तो शायद कुछ चीजें अतीत में ही छोड़ देना बेहतर है, और हेरा फेरी थी कभी बननी ही नहीं चाहिए। सच कहूं तो आपको शायद कुछ देर आराम करने की जरूरत महसूस हो, शायद लंबी सैर की, शायद थेरेपी सेशन की। It really is shifting daily. स्पॉयलर्स के लिए वार्निंग। यहाँ एंडिंग एक्सप्लेन्ड, वधुसुर लेजेंड, रियल पास्ट ट्विस्ट डिस्कस कर सकते हो। रिसर्च से पता चला डिमोनिक एंटिटी और विलेज कर्स का एंगल है। क्लाइमैक्स में शॉकिंग रिवील है जो बैक स्टोरी टाई करता है, लेकिन कुछ लोगों को वीक लगा। फाइनल वर्डिक्ट, भूत बंगला एक एवरेज टू डिसेंट एंटरटेनर है। अगर आप ओल्ड स्कूल प्रियदर्शन कॉमेडी प्लस लाइट हॉरर चाहते हो, फैमिली के साथ थिएटर जा सकते हो, लेकिन हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखना, ये भूल भुलैया नहीं है। मेरी रेटिंग 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। बॉक्स ऑफिस में ओपनिंग 12 to 17 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड थी प्रीव्यूज के साथ, लेकिन मिक्स्ड रिव्यूज से होल्ड डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अगर देख चुके हो? कमेंट में बताओ, हिट, एवरेज या फ्लॉप। नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं किसी और मूवी के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। स्टे स्पूकी, स्टे फनी।